अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया इज़ अबाउट द लोकल एनेस्थीसिया। पहले हमने क्या डिस्कस किया था, जनरल एनेस्थीसिया, उसकी इंडक्शन, मेंटेनेंस और उसकी रिकवरी देखी थी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, एडवांटेजेस एक्सेट्रा देखा था। नाउ अ टॉपिक इज़ अबाउट द लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया मीन्स कि हम क्या करेंगे, जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ पर हमने सर्जरी करनी है, उस वाले रीजन को ब्लॉक करेंगे। जनरल में क्या था, पूरी बॉडी ब्लॉक हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स डायरेक्टली टू द सर्जिकल एरिया टू ब्लॉक द पेन सेंसेशंस। और किस तरह से काम करेंगे कि जो सोडियम की परमेबिलिटी होती है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ पेन वगैरह नहीं होती। अब यहाँ पर जो कौन से फाइबर्स इफेक्ट होते हैं, यू नो दैट पेन के डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, ए बी सी एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जो सी फाइबर्स होते हैं अनमाइलिनेटेड, वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ए फाइबर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे सेंसेशंस जो हैं पेन और टेम्परेचर की, वो कम हो जाती हैं। इसमें कौन कौन से हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं, टॉपिकल हो सकता है, टॉपिकल एनेस्थीसिया हो सकता है, लोकल इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, रीजनल नर्व ब्लॉक हो सकता है, यहाँ पे न्यूरो एक्सियल ब्लॉक हो सकता है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि कौन से यूज़ होते हैं, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कितनी देर के लिए वो काम करते हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इज़ द लिग्नोकेन, ज़ाइलोकेन, जो आपने जेल वगैरह ये बहुत सुनी होंगी। सुन करने के लिए जो है एक जगह को जो है पेन रिलीफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज़्ड अगर कोई पूछे कि लोकल एनेस्थेटिक कौन-सा है, तो दैट इज़ लिग्नोकेन। कितनी देर के लिए काम करता है? 1 से 2 घंटे के लिए काम करता है। इसको हम एड्रेनालिन के साथ भी दे सकते हैं, एड्रेनालिन के बगैर भी दे सकते हैं। क्यों एड्रेनालिन के साथ देते हैं कि आपको पता है कि एड्रेनालिन क्या करती है, ये वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करती है। वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करेगी तो लिग्नोकेन जो है वो वहाँ पर उसकी जो है वो वहीं पर रहेगा, वहाँ से ब्लड सप्लाई के थ्रू कहीं और नहीं जाएगा। तो वहाँ पर उसका जो लोकल इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हम इसको जो है लिग्नोकेन को यूज़ करते हैं एड्रेनालिन के साथ। इसकी जो डोज़ होती है, अगर हम एड्रेनालिन के बगैर यूज़ कर रहे हैं तो 3 केजी पर बॉडी वेट है, और अगर एड्रेनालिन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो फिर 7 मिलीग्राम्स पर केजी है। उसके बाद आ जाता है कि हमने इसको एड्रेनालिन को जो है नहीं यूज़ करना किन लोगों के अंदर, जो कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ले रहे हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं, उनके अंदर हमने यूज़ नहीं करना। और जहाँ पे एंड आर्टरीज़ हैं वहाँ पे यूज़ नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल पेनिस है और टोज़ हैं, फिंगर्स हैं, एयर लोब्यूल्स हैं, जहाँ पे एंड आर्टरीज़ हैं, वहाँ के अगर हम इसको दे देंगे ना, तो वहाँ पर जो है वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी बहुत ज़्यादा, और उनकी जो है वो नेक्रोसिस हो सकती है, गैंग्रीन हो सकती है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि लिग्नोकेन और एड्रेनालिन के जो हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, कि वी हैव द कि इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि हमने एड्रेनालिन के साथ दिया है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो लोकली रहेगा, वेज़ो कंस्ट्रक्शन की वजह से वो कहीं और नहीं जाएगा, तो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी जो है उसकी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द लो एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या है कि हम बहुत ज़्यादा डोजेस दे सकते हैं लिग्नोकेन की, जितनी मर्ज़ी। जैसे हमने देखा कि एड्रेनालिन के बगैर 3 दे रहे थे, एड्रेनालिन के साथ 7 दे रहे थे, तो लार्ज डोजेज़ ऑफ लिग्नोकेन जो है हम इसके साथ दे सकते हैं। अदरवाइज़ हमें कम डोज़ देनी पड़ेगी इसके। क्यों? क्योंकि सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी का खदशा होता है। उसके बाद क्या है कि ब्लडलेस फील्ड फॉर सर्जरी प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ प्रोलॉन्ग्ड। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो क्या होता है, एक तो डोज भी ज़्यादा दे सकते हैं और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली अगर फिंगर्स को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा एंड आर्टरीज़ की वजह से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, गैंग्रीन हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स वाले जो लोग होते हैं, या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स जो ले रहे होते हैं, उन लोगों के अंदर हमने नहीं देना, क्योंकि उनके अंदर ना फर्दर वो वेज़ो कंस्ट्रक्शन होगी, फर्दर प्रॉब्लम आएगी ना, और इस वजह से हम इसको नहीं देते उनके साथ। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि इसको हम जो है लिग्नोकेन को इंजेक्शन की फॉर्म में भी दे सकते हैं, टॉपिकल स्प्रे होता है इसका, म्यूकस मेम्ब्रेन जेल की फॉर्म में दे सकते हैं, और जो है मोस्ट कॉमनली जो आपने ओवरऑल देखना है लोकल एनेस्थेटिक, दैट इज़ लिग्नोकेन। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्यूपीविकेन। ब्यूपीविकेन जो है इसकी भी डोजेज़ आपने याद रखनी है। लिग्नोकेन की जो थी वो 3 और 7 थी, विदाउट एंड विद एड्रेनालिन, और इसकी जो है वो क्या है 2 मिलीग्राम्स पर केजी बॉडी वेट।
के लिहाज से मैंने इसको देना है। इट इज़ मोस्ट पोटेंट एंड मोर टॉक्सिक। इसके जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 5 से 7 घंटे का है, जो कि लिग्नोकेन का 1 से 2 घंटे का था। अब आपने याद रखना है कि ब्यूपीविकेन जो है ये हार्ट को अफेक्ट करता है। इट इज़ कार्डियोटॉक्सिक। इस वजह से इसको जो है वेन में इंजेक्ट नहीं करते हम इसको, हम जो है इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया के लिए नहीं यूज़ करते। तो ये आपने याद रखना है। फिर आईवी के लिए कौन सा अच्छा है, हमने कहा ना कि ये नहीं है। तो आईवी के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है प्रीलोकेन। प्रीलोकेन की जो डोजेज़ हैं वो भी हम डिटेल इनके साथ और बगैर कितना है 6 और साथ कितनी है 9। इसकी सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी वो लीस्ट है, इस वजह से मैंने इसका आगे स्माइली बनाई है। लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, ये मेथमोग्लोबिनीमिया कॉज करता है। इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर आईवी ब्लॉक, जिसको हम बियर्स ब्लॉक कहते हैं। हम आगे देखेंगे ये क्या होता है। तो लेकिन हम लिग्नोकेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कौन सा यूज़ नहीं कर सकते आईवी के लिए, ब्यूपी नहीं यूज़ कर सकते, दैट इज़ कार्डियोटॉक्सिक। उसके बाद हमारा आ जाता है रोपीविकेन। रोपीविकेन जो है इट इज़ ऑल्सो लेस कार्डियोटॉक्सिक, मतलब ये इतना नहीं होता। इसकी जो डोज होती है दैट इज़ 3 to 4 मिलीग्राम्स पर केजी। मतलब आपको समझ आ रही है ना आप कि सबसे ज़्यादा डोज अभी तक हमने देखी है वो प्रीलोकेन की थी 6 and 9, और लिग्नोकेन की 3 to 7 थी, ब्यूपीविकेन की 2 थी, रूपी की क्या है 3 to 4 है। लीवोब्यूपीविकेन जो है इट इज़ अगेन हैविंग ब्यूपीविकेन की तरह ही 2 मिलीग्राम्स, ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये क्या है, लेस कार्डियोटॉक्सिक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, मतलब एक जगह पे हम एनेस्थीसिया एक जगह पे नहीं दे सकते, क्यों, उस जगह पे क्या है, उस जगह पे कोई प्रॉब्लम है, उस जगह पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है या एलर्जी की हिस्ट्री है या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं। ऑब्वियसली हम उधर वो इंजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एंड जो है ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा और स्टॉप ही नहीं करेगा क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, ये भी आपका मैंने साथ साथ यूक्यूज़ भी देखें लिखा हुआ है। लोकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, उस जगह पे एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन, इन्फेक्शन हो सकता है, हीमाटोमा बन सकता है। सिस्टेमिक क्या है, सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि लिग्नोकेन बहुत ज़्यादा दे दें तो क्या हो सकता है, ब्रेन के साथ कन्वर्जन्स हो सकती हैं, कॉन्शियस लेवल कम हो सकता है। हार्ट के साथ क्या हो सकता है, रिदमियाज हो सकते हैं, मायोकार्डियल डिप्रेशन हो सकता है। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें लग रहा है कि लिग्नोकेन की टॉक्सिसिटी होना शुरू हो गया, पेशेंट को हम ऑक्सीजन देंगे, बारबिचुरेट्स देंगे और उसको हम ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में जो है लिटा देंगे, ठीक है। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, याद है आपको, जब हमारा वो यूट्रस कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई थी तो मदर को हमने ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में जो है वो रखा था। तो ये वाली पोजीशन होती है। ब्यूपीविकेन जो है ये कार्डियोटॉक्सिक है। इसी तरह प्रीलोकेन जो है मेथमोग्लोबिनीमिया कॉज करता है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, ठीक है। इसका हम टेबल डिस्कस करते हैं पहले से, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। सो ये आपने टेबल करना है। लिग्नोकेन की जो डोज है वो 3 मिलीग्राम्स है विदाउट एड्रीनलिन और 7 है विद एड्रीनलिन। अर्ली ऑनसेट, शॉर्ट एक्टिंग, गुड सेंसरी ब्लॉक। ब्यूपीविकेन 2 है, लॉन्ग लास्टिंग है, कार्डियोटॉक्सिक है, इसको आईवी यूज़ नहीं करना। प्रीलोकेन 6 और 9 है और ली सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी है, मेथमोग्लोबिनीमिया कॉज करता है। रूपीविकेन जो है 3 to 4 है और लेस कार्डियोटॉक्सिक है और इसकी ग्रेटर सेंसरी मोटर सेपरेशन होती है। और लीवोब्यूपीविकेन जो है 2 मिलीग्राम्स पर केजी है और ये आइसोमर है ब्यूपीविकेन का और फ्यूअर कार्डियोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए सेम चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, मैंने कहा कि इसको टेबल से देख लेते हैं फिर। अब हमने टेक्निक्स देखनी है। अभी तक हमने ये देखा कि कौन सी हम एनेस्थीसिया के लिए एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लिग्नोकेन, ब्यूपीविकेन, प्रीलोकेन, रोपीविकेन, लीवोब्यूपीविकेन। अब हमने उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस भी देखी है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स। तो टॉपिकल एनेस्थीसिया जो है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। इसका आपको पता होगा कि हम इसको मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है तो हम टॉपिकली कोई क्रीम अप्लाई कर देते हैं, कुछ जेल अप्लाई कर देते हैं, इट इज़ दैट थिंग। तो इट इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन, नेज़ल म्यूकोसा, यूरेथ्रल म्यूकोसा, एयरवेज, कॉर्निया। और इसमें हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ लिग्नोकेन, प्रीलोकेन, कोकेन। फिर इसमें वेरियस टेक्निक्स आ जाती हैं फर्दर। एमला टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। किस चीज़ का मिक्सचर होता है एमला, इट इज़ एक्चुअली द लिग्नोकेन एंड प्रीलोकेन, ये दोनों होते हैं और इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं फॉर वेनिपंक्चर इन चिल्ड्रन। तो ये हमारा जो है ना आ जाता है कि जो है ना स्किन के ऊपर वेनिपंक्चर करने से पहले हम बच्चों के अंदर इसको यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लिग्नोकेन एंड प्रीलोकेन एमला यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। उसके बाद आ जाता है कोकेन।
जो टॉपिकल एमला था वो हमारे स्किन के ऊपर हम अप्लाई कर रहे थे बिफोर वेनिपंक्चर, और जो कोकेन है ये नेज़ल सर्जरी करने से पहले हम करवाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, वेसो कंस्ट्रक्शन कर देता है, ताकि ब्लड जो है वो उसके लॉस भी कम हो और एनेस्थीसिया भी प्रोवाइड हो जाए। फिर वी हैव द कि अगर हमने करना है क्या, इंट्यूबेशन करनी है, तो एयरवे को जो है करने के लिए हम एक स्प्रे यूज़ करते हैं 4% लिग्नोकेन का। तो समझ आ गई टॉपिकली हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो है आ जाता है टॉपिकल के बाद, टॉपिकल में हमारी इनके अलावा होता है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन जो है इसमें ये चीज़ें होती हैं कौन कौन सी, आईवी ब्लॉक जिसको हम बेयर्स ब्लॉक कहते हैं, हम आगे देखते हैं क्या होता है। इंट्राथीकल हो सकता है विच इज़ स्पाइनल एनेस्थीसिया, प्लेक्सस ब्लॉक हो सकता है या एपिड्यूरल हो सकता है। तो इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, देखें आपने देखा होगा सर्जरी में जो ओटीज़ होती हैं वहाँ पर, नहीं वहाँ पे जो सर्जरी के लिए आती है इमरजेंसी वार्ड में, वहाँ पे हमने देखा होगा कि जहाँ पे वूंड होता है ना, उसके अंदर या उसके इर्द गिर्द, ठीक है, उसके अंदर या उसके इर्द गिर्द, मतलब ये वूंड है तो हमने यहाँ पर इसके इर्द गिर्द जो है लोकल इन्फिल्ट्रेशन करनी होती है। इसको हम लोकल, अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं, तब हम यूज़ नहीं करेंगे। तो जो है क्योंकि उसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, और एसिडिक इन्वायरमेंट जो है उसकी वजह से इन्फेक्टिव होता है, जो एक इन्फेक्शन के अंदर होता है, इस वजह से भी हम उसको यूज़ नहीं करते। एक तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, दूसरा उसका काम भी नहीं होगा वहाँ पे क्योंकि एसिडिटी हुई हुई है। तो इन्फिल्ट्रेशन हो गया। इन्फिल्ट्रेशन में जो हमारा है नेक्स्ट, दैट इज़ प्लेक्सस ब्लॉक। प्लेक्सस ब्लॉक मींस कि हमने पूरा का पूरा नर्व प्लेक्सस ब्लॉक करना है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कौन सा प्लेक्सस है, एक ब्रेकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, इस तरह के प्लेक्सस है ना। तो हमने अगर आर्म और हैंड की सर्जरी करनी है तो ये तो नहीं हम पूरे मतलब जनरल एनेस्थीसिया दे के पेशेंट को बेहोश कर देंगे क्योंकि उसके आर्म और हैंड की सर्जरी करनी है, या हम उसको लोकली इन्फिल्ट्रेट करेंगे पूरे आर्म की, पूरे इस तरह नहीं ना करेंगे। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है कि वो जो पूरा प्लेक्सिस है ना, ब्रेकियल प्लेक्सिस जो हमारे पूरे बाजू को, पूरे हाथ को सप्लाई कर रहा है, उसको हमने ब्लॉक कर देना है सिंपली। फिर आता है आईवी रीजनल एनेस्थीसिया। इसके बारे में आपने पीछे भी पढ़ा है कि आईवी रीजनल एनेस्थीसिया देने के लिए हम कौन से एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, प्रीलुकेन जो कि हमारा मोस्टली यूज़ होता है, और लिग्नोकेन। कौन सा यूज़ नहीं कर सकते, जीबीवेकेन, इसको हम बेयर्स ब्लॉक कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि आईवी जो है ना एनेस्थीसिया देते हैं पूरे लिम्ब को ब्लॉक करने के लिए, कि आर्म बिलो एल्बो एंड लेग बिलो नी, उसको करने के लिए। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, प्रीलुकेन 0.5%, सबसे ज़्यादा सेफ़ है। लेकिन लिग्नोकेन का भी यूज़ कर सकते हैं, कौन सा यूज़ नहीं कर सकते, कि ब्यूपिफिकेन। देखिए 3 दफ़ा मैंने रिपीट कर दिया। प्रोसीजर इसका क्या होता है कि बैक ऑफ हैंड जो है, बैक ऑफ हैंड समझ आ रही है ना, जहाँ पे हम कैन्यूला लगाते हैं, वहाँ पे हमने आईवी कैन्यूला करना होता है। फिर हमने आर्म को रेज़ करना होता है ताकि वेन्स एम्प्टी हो जाएं, ऊपर की तरफ चले जाएं। फिर हम क्या करेंगे, बाजू जो हाथ है उसके ऊपर हम डबल टॉर्निकेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो इंजेक्ट करेंगे कैन्यूला के अंदर, 30 ml ऑफ 0.5% प्रीलुकेन। फिर हम क्या करेंगे, उस कैन्यूला को रिमूव कर देंगे। फिर हम आर्म को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अभी एनेस्थीसिया को काम करते हुए 5 मिनट लगेंगे। अगर पेशेंट को टॉर्निकेट पे कोई पेन हो रही है तो फिर हम उसको हटाएंगे, जो है इन्फ्लेट करेंगे डिस्टल टॉर्निकेट को, क्योंकि हमने डबल टॉर्निकेट अप्लाई किए हुए हैं। तो वंस द डिस्टल टॉर्निकेट हैज़ बीन इन्फ्लेटेड, डिफ्लेट द प्रॉक्सिमल कफ। ये हमारे 2 कफ्स होते हैं, एक प्रॉक्सिमल होता है, एक डिस्टल होता है। तो अगर पेशेंट को टॉर्निकेट पे पेन हो रही है तो हमने क्या करना होता है, जो डिस्टल टॉर्निकेट है, डिस्टल कफ है, उसको हमने इन्फ्लेट कर देना होता है, और जो प्रॉक्सिमल है उसको डिफ्लेट कर देना होता है। तो इस तरह से ये बेयर्स ब्लॉक होता है। इसमें एक्चुअली आईवी ब्लॉक होता है आर्म की सर्जरी के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो तब रीजन ब्लॉक करने के लिए बस कैन्यूला लगाया और टॉर्निकेट अप्लाई किया, आर्म्स को जो है पहले वेन्स को ड्रेन कर लिया, और इस तरह से। नेक्स्ट इज़ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है इसको हम कब यूज़ करते हैं, अगर लिम्ब्स की सर्जरी करनी हो, कोई ऑब्स्टेट्रिक, आपको पता है जो सी सेक्शन होता है उसके लिए भी हम स्पाइनल को यूज़ कर सकते हैं, पेल्विक सर्जरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जो है वो कहाँ पे डालते हैं एनेस्थीसिया, सब रेक्नॉइड स्पेस में, बिलो द लेवल ऑफ वर्टिब्री, वेयर स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, वो कहाँ पे एंड होता है, उसके नीचे जो है ना हमने डालना होता है,
ठीक है, बिलो द लेवल वेयर द स्पाइनल कॉर्ड एंड्स, किसके अंदर, सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। इसको गायनी में हमने जो है ना स्पाइनल एनेस्थीसिया ही देखा हुआ है। फिर से आपको यहाँ पे जो है रिपीट कर देती हूँ। अब इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, ब्यूपीविकेन 2 to 3 ml ऑफ 0.5% ब्यूपीविकेन। पिक्चर्स दिखा देती हूँ मैं आपको थोड़ी सी, फिर हम प्रोसीड करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, क्या कर रहे हैं, सोडियम आयंस को ब्लॉक कर रहे हैं, उनको मूव नहीं करने दे रहे, और इसमें ब्यूपीविकेन, लिडोकेन, मेपिविकेन ये सारे यूज़ हो रहे हैं। अब इसको हम देखें ऑइंटमेंट्स, क्रीम, स्प्रेज, पैचेस की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इंजेक्शंस दे सकते हैं, एपिड्यूरल जो है ब्यूपीविकेन यूज़ होता है। लिडोकेन की इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, एपिड्यूरल्स हो सकती हैं, जेलीज़ हो सकती हैं। इस तरह से कैथेटर्स जो हैं वहाँ पर जेलीज़ हम यूज़ करते हैं, स्किन ग्राफ्ट्स के लिए यूज़ करते हैं इस तरह से। इसमें आपको 2 दिखाए हुए हैं, देखिए स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे एंड हो रहा है ना उसके नीचे हमने जो है आपको नज़र आ रही है एपिड्यूरल स्पेस है। फिर आपका जो है वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है एपिड्यूरल स्पेस में दे रहे हैं, जबकि स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है हम सब अरेक्नॉइड स्पेस में दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको स्पाइनल कॉर्ड एंड होती हुई नज़र आ रही है, ड्यूरा मेथड दिखाई गई है, सब ड्यूरल स्पेस दिखाया गया है यहाँ पर। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया हम कहाँ दे रहे हैं, जहाँ पे सब अरेक्नॉइड स्पेस है, यहाँ पर ये हमारा जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया है। और एपिड्यूरल जो है ये हमारा यहाँ पे एपिड्यूरल स्पेस के अंदर, ड्यूरा के नीचे। सो इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हमने पेशेंट को सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है। फिर हम पेशेंट को या तो उठा के बिठा सकते हैं या उसको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लेटाते हैं। फिर उसकी स्पाइन को थोड़ा सा फ्लेक्स करते हैं, जैसे अभी हमने पिक्चर में देखा है, जैसे फीटस की पोजीशन होती है यूट्रस में, उसी तरह। फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे एसेप्टिक सोल्यूशन अप्लाई करते हैं और उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे हमने जो है वो डालना है। हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारे इलियक क्रेस्ट्स होते हैं ना, उन दोनों के दरमियान में एक लाइन क्रॉस करते हैं और उसके हाईएस्ट पॉइंट का जो रीजन होता है ना, ठीक है, ये इलियक क्रेस्ट एक तरह की है, ये दूसरी तरह की है। ठीक है, इनके दरमियान में हमने लाइन ऐसे खींचनी होती है, उनका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे हम जो है अपना वो इंजेक्ट करते हैं। अब कौन से लेवल होता है, L4 और L5 के दरमियान में, या L3 और L4 के दरमियान में, बिलो स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद जो है जब हमें पता चल जाएगा हमने अंदर डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो है सब अरेक्नॉइड स्पेस में पहुंच गए हैं। ऑब्वियसली नीडल में से सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर CSF होता है ना, तो वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारा सही जगह पे गया, वहाँ पे हमने अपना एनेस्थीसिया जो है इंजेक्ट कर देना होता है। फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ऑब्वियसली रीजनल एनेस्थीसिया है तो हमें पेशेंट को बेहोश नहीं करना पड़ेगा, नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सिंपल है, चीप है, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, जैसे वहाँ पे हमें इतनी बड़ी एनेस्थेटिक मशीन की ज़रूरत पड़ी हुई थी, वो नहीं है। कोई गैसेस जो है वो उनकी पोल्यूशन नहीं होगी, लाइक वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ नहीं हो रहा, कोई गैसेज सच नहीं यूज़ हो रही, तो उस तरह की पोल्यूशन नहीं होगी। और एडिक्वेट एब्डोमिनल रिलैक्सेशन इज़ अचीव्ड, तो सही तरह पेशेंट जो है वो रिलैक्स होगा और उसका एब्डोमेन वाला हिस्सा, और हम रीजनली जो है प्रोसीजर परफॉर्म कर सकेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, देखें इतनी हमने पेशेंट को बिठाया हुआ है और उसकी कमर के अंदर हम इंजेक्शन ठोंप रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उसको वहाँ पे ना वो सेंसेशंस उसकी क्या होंगी, एंजाइटी होगी, पेन होगी उसको, उनको इंजेक्शंस फोबिया हैं कुछ लोगों को, तो ये प्रॉब्लम है। जो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया की, इमीडिएट क्या हो सकती हैं, ये आपकी गायनी में भी UQ था, यहाँ पे भी UQ है। देखें हमारी जो है ना हाइपरटेंशन के जो लोग होते हैं उनके अंदर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेंशन करवाता है। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसका जो आपने नहीं भूलना कभी भी, दैट इज़ हाइपोटेंशन। ये क्यों होता है, क्योंकि अफेक्टेड एरिया में सिंपैथेटिक जो टोन होती है वो लॉस हो जाती है। फिर ऑब्वियसली हम अंदर डाल रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड को हम इंजरी कर सकते हैं। इसी तरह हाइपोटेंशन की वजह से नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, क्यों, क्योंकि हाइपोटेंशन वॉमिटिंग सेंटर को जो है वो जाके हिलाएगी। फिर पैरेस्थीसिया हो सकता है, मतलब कि एब्नॉर्मल सेंसेशंस हो सकती हैं, वहाँ पे नर्व फाइबर्स हैं ऑब्वियसली। फिर अगर हमने कुछ ज़्यादा हायर लेवल पे एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो वहाँ पे हमारे क्या है, रेस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई करने वाली नर्व्स वो इंजर हो सकती हैं, तो पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स हो सकता है। हमें जो नीडल अंदर घुसाई हुई है वो ब्रेकन हो सकती है, टूट सकती है, और नर्व रूट को इंजरी हो सकती है। मतलब ये सारी इमीडिएट है कि वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी मसल्स, पैरेस्थीसिया, ब्रोकन नीडल और
इंजरी नर्व एंड हाइपोटेंशन मोस्ट कॉमन। लेट क्या हो सकता है? लेट में स्पाइनल हेडेक हो सकता है, बैक एक हो सकता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर को नर्व सप्लाई करी है उनके साथ हमने मसला कर दिया तो यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो सकता है ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड डैमेज। और इन्फ्लामेशन जो है वो अगर मेनिंजेस में चली जाती है तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। वहाँ पे जो वर्टिब्रा के दरम्यान में डिस्क पड़ी हुई है वो हिल सकती है, डिस्क प्रोलैप्स कर सकती है और एक्स्ट्रा ड्यूरल वेजल्स जो हैं उनको भी डैमेज हो सकता है। तो ये लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं। वेजल्स जो है वो लेट जाके होती हैं, इन्फेक्शन है ये लेट जाके होता है। हेडेक, बैक एक, ये सारी बात की मसले हैं और मेनिंजाइटिस ये सारे। डिस्क प्रोलैप्स। पोस्ट स्पाइनल हेडेक क्या होता है देखें, जब हमने अंदर घुसाई नीडल तो उसकी वजह से जो लीकेज होता है स्पाइनल कॉर्ड जो CSF का, तो उसकी वजह से जो हेडेक होता है दैट इज़ स्पाइनल हेडेक। अब ये जो हेडेक है ये कहाँ पे होता है? ऑक्सीपिटल रीजन में होता है। जब पेशेंट उठ के बैठता है या खड़ा होता है फिर उसको ज़्यादा होता है और ख़ुद ब खुद जो है 3 दिनों के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। अगर आपके पास पेशेंट आती है और कह रही है आपने जब से मेरे साथ ये किया ना तब से मेरे सर में दर्द है पीछे की तरफ और उठने बैठने से खड़े होने से ज़्यादा होती, तो आपने समझाना है कि 3 दिन के अंदर अंदर ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप बेड रेस्ट करें। अगर आपको फिर भी इतनी दर्द होती है तो आप हल्का फुल्का जो पैरासीटामोल ले लें, सिंपल एनाल्जेसिया ले लें, फ्लूइड्स लें, ठीक है। कॉफ़ी कैफ़ीन भी ले सकते हैं, कॉफ़ी लें, कैफ़ीन लें क्योंकि उससे CSF प्रेशर ड्रॉप करता है और फिर ये ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आ जाएगा हमारा नेक्स्ट के यहाँ पे है कि अगर फिर भी रहता है, फिर भी पेशेंट आके कहती है नहीं अभी तक नहीं ठीक हुआ, तो आप ब्लड पैच जो है वो यूज़ करते हो। इसमें आप क्या करते हो, पेशेंट का अपना ब्लड जो है वो एपिड्यूरल स्पेस के अंदर डालते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। वो जो ड्यूरा के अंदर हमने अंदर नीडल घुसाई हुई है और ड्यूरा के अंदर पंक्चर आया हुआ है, रेंट आया हुआ है, उसको जाके वो सील कर देगा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और फिर CSF भी लीक नहीं करेगा और हेडेक भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारा सीन होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो होता है एपिड्यूरल होता है। एपिड्यूरल हमने पढ़ लिया कि ये जो है एपिड्यूरल स्पेस के अंदर होता है, जो ड्यूरा और लिगामेंटम फ्लेवम के दरम्यान में होती है, ठीक है, उसको कहते हैं ड्यूरा मैटर। और लिगामेंटम फ्लेवम के दरम्यान में जो स्पेस होती है उसके दरम्यान में होती है एपिड्यूरल स्पेस, वहाँ पे। अब इसका एडवांटेज क्या है कि प्रोलॉन्ग्ड एनाल्जेसिया होता है, इसमें मल्टीपल डोजिंग यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के थ्रू। और इसका जो है ये एपिड्यूरल कैथेटर को हम 4 दिन के लिए प्लेस कर सकते हैं। कंटिन्यूस इन्फ्यूजन होती है, इसमें हम फैंटिनल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक ओपियोइड है। और हाई थोरेसिक रीजन में भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, अपर एब्डोमिनल और थोरेसिक प्रोसीजर्स के लिए, ठीक है। अब इसका ना टॉपिक हम नेक्स्ट से करते हैं।